स्वागत है आप सभी का रोल लो क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तथ्यों की सुसंगति अर्थात रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। और इस सीरीज में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हमारी तीसरी वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ हम देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए का परीक्षण बी की हत्या के लिए किया जाता है, जो कि एक गधा से उसकी हत्या करने के इरादे से उसे मारता है। ए के परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए का गधे से बी को मारना। ऑप्शन नंबर बी, ए की सी से बातचीत। ऑप्शन नंबर सी, ए का गधे से बी की मृत्यु कारित करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए का बी की मृत्यु कारित करने का आशय। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए की सी से बातचीत। अर्थात ए के परीक्षण के समय ऑप्शन नंबर बी विवादक तथ्य नहीं है, जो कि है ए की सी से बातचीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वाद या कार्यवाही में साक्ष्य दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रत्येक विवादक तथ्य के अस्तित्व एवं अनस्तित्व की। ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रत्येक सुसंगत तथ्य के अस्तित्व एवं अनस्तित्व की। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक तथ्य की जो कि किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से जुड़ा हो। या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक विवादक तथ्य एवं ऐसे अन्य तथ्यों के अस्तित्व एवं अनस्तित्व की जिसे साक्ष्य अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रत्येक विवादक तथ्य एवं ऐसे अन्य तथ्य के अस्तित्व एवं अनस्तित्व की जिसे साक्ष्य अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सुसंगत तथ्य क्या है? और देखते हैं इसके नीचे क्या लिखा है। कै का खे की हत्या के लिए विचारण होता है। तथ्य की। ऑप्शन नंबर ए, खे जानता था कि कै ने गे की हत्या की। ऑप्शन नंबर बी, खे ने कै से धन जबरदस्ती वसूल किया। ऑप्शन नंबर सी, खे विवाहित था। या फिर ऑप्शन नंबर डी, खे ने कै की जानकारी को लोकविदित करने की धमकी दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खे ने कैसे धन जबरदस्ती वसूल किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य डैश संबंध में दी जा सकेगी। ऑप्शन नंबर ए, केवल विवादक पर, केवल सुसंगत तथ्यों पर। ऑप्शन नंबर सी, केवल सुसंगत एवं विवादक तथ्यों पर। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सुसंगत और विवादक तथ्यों पर। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो तथ्य विवाद न होते हुए किसी विवादक तथ्य से उस प्रकार से सशक्त हैं कि वे एक ही समयवार के भाग हैं, चाहे वो उस समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समयों या स्थानों पर घटित हुए हों। ऑप्शन नंबर ए, असंगत हैं। ऑप्शन नंबर बी, सुसंगत हैं। ऑप्शन नंबर सी, अंशतः सुसंगत हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सुसंगत हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उसी समयवार का भाग बनना
शब्दों का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए धारा 12 में, ऑप्शन नंबर बी धारा 9 में, ऑप्शन नंबर सी धारा 11 में, ऑप्शन नंबर डी धारा 6 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 6 में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, रेस जेस्टो को एक अपवाद के रूप में मंजूर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संस्वीकृति के, ऑप्शन नंबर बी मृत्युकालिक कथन के, ऑप्शन नंबर सी अनुश्रुत साक्ष्य के, ऑप्शन नंबर डी दस्तावेजी साक्ष्य के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुश्रुत साक्ष्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विशेषज्ञों की राय, ऑप्शन नंबर बी मृत्युकालीन कथन, ऑप्शन नंबर सी संस्वीकृति, ऑप्शन नंबर डी संबंधित तथ्य अर्थात रेस जेस्टे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशेषज्ञों की राय। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 157 किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी पुलिस से की गई संस्वीकृति, ऑप्शन नंबर सी विशेषज्ञ राय, या ऑप्शन नंबर डी अनुश्रुत साक्ष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, दूसरों से प्राप्त सूचना के आधार पर साक्ष्यों द्वारा दिया गया अभिकथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्योंकि साक्ष्य देने वाला व्यक्ति किसी प्रकार का उत्तरदायित्व महसूस नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी क्योंकि सत्यता हल्की और कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी क्योंकि कपट के खेल के लिए पर्याप्त अवसर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, एक तथ्य जो उसी संव्यवहार का भाग है साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत है। ऑप्शन नंबर ए यदि वह तथ्य विवाद में है और उसी समय और उसी स्थान पर घटित हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यदि वह तथ्य विवाद में है और अलग अलग समयों और अलग अलग स्थानों पर घटित हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यदि वह विवाद में नहीं है और शायद उसी समय और उसी स्थान पर अथवा अलग अलग समयों और अलग अलग स्थानों पर घटित हुआ है, या ऑप्शन नंबर डी यदि वह विवाद में नहीं है लेकिन उसी समय और उसी स्थान पर घटित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात यदि वह विवाद में नहीं है और शायद उसी समय पर उसी स्थान पर अथवा अलग अलग समयों पर और अलग अलग स्थानों पर घटित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस तरह जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं उनका सुसंगत तथ्य कहा जाएगा यदि वे उसी समय घटित हुए हों, वे अलग अलग समय घटित हुए हों, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, रेस जेस्टे से तात्पर्य है जो तथ्य उसी समयवार के अंग हों जो विवादक तथ्य हैं किस धारा में विहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 6। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी समयवार का भाग
बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए धारा 5 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी धारा 6 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी धारा 7 के अंतर्गत या ऑप्शन नंबर डी धारा 8 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धारा 6 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। वे तथ्य जो भले ही विवादक नहीं है, इस प्रकार विवादक तथ्यों से जुड़े होते हैं कि वे एक समव्यवहार का भाग होते हैं और वे ऑप्शन नंबर ए संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं, धारा 6। ऑप्शन नंबर बी सुसंगत नहीं होते, या ऑप्शन नंबर सी अनुश्रुत साक्ष्य हैं, या ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक साक्ष्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। और ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है? धारा 6। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अधोलिखित धाराओं में से किसमें रेस जेस्टी के सिद्धांत बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 6 में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न, एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी। पति की एक दिन बाद हृदयाघात से मृत्यु हो गई। क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था? ऑप्शन नंबर ए हाँ, वह मृत्युकालीन घोषणा है। ऑप्शन नंबर बी नहीं, यह मात्र अनुश्रुत साक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी नहीं, क्योंकि यह विशेषाधिकृत संसूचना है। या ऑप्शन नंबर डी हाँ, यह रजिस्ट्री का एक भाग है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाँ यह रजिस्ट्री का भाग है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। ए द्वारा बै की हत्या के एक विचारण में कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बै की हत्या के तुरंत बाद ए फरार हो गया। ऑप्शन नंबर बी हत्या से पूर्व ए और बी को एक साथ देखा गया था। ऑप्शन नंबर सी ए ने वैसे 50,000 रुपये उधार लिए थे। या ऑप्शन नंबर डी ए उस दिन मुंबई में था जबकि बै की हत्या चेन्नई में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए उस दिन मुंबई में था जबकि बै की हत्या चेन्नई में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। श्यामल दास बनाम बिहार राज्य का वाद संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजिस्ट्री के नियम से, अर्थात श्यामल दास बनाम बिहार राज्य का वाद रजिस्ट्री के नियम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत नियम रजिस्ट्री लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सिविल प्रकरणों में, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ आपराधिक प्रकरणों में, ऑप्शन नंबर सी सिविल के साथ साथ आपराधिक प्रकरणों में, ऑप्शन नंबर डी किसी प्रकरण में लागू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सिविल के साथ साथ आपराधिक प्रकरणों में भी, अर्थात रजिस्ट्री का नियम दोनों प्रकार के वादों में लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा रजिस्ट्री के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 6।
चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत, या ऑप्शन नंबर डी साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। कै एक शस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है, चाहे कै उन सभी में उपस्थित नहीं रहा हो, फिर भी इन तथ्यों का घटित होना सुसंगत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वे सुसंगत तथ्य को हेतु गठित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, वे सुसंगत तथ्यों की तैयारी दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, वे सुसंगत तथ्यों का परिणाम है, या ऑप्शन नंबर डी, वे साधारण समव्यवहार के भाग हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे साधारण समव्यवहार के भाग हैं। चलिए प्रश्न नंबर 30। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत नियम रेस जेस्टे लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ सिविल प्रकरणों में, सिर्फ आपराधिक प्रकरणों में, या ऑप्शन नंबर सी सिविल के साथ साथ आपराधिक प्रकरणों में, या ऑप्शन नंबर डी किसी प्रकरण में लागू नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखो इसका गलत आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी होगा, सिविल के साथ साथ आपराधिक प्रकरणों में, अर्थात रेस जेस्टे का नियम सिविल और आपराधिक अर्थात सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकरणों में समान रूप से लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। शिनाख्त कार्यवाही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन है? ऑप्शन नंबर ए धारा 7 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी धारा 8 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी धारा 11 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी धारा 9 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 11 के अंतर्गत। चलिए प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट को चुनिए। देखिए एक साइड धारा सेक्शंस दिए हुए हैं, धारा दी हुई हैं, और दूसरी तरफ उनके सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि उन धाराओं में क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा इसका धारा 7, देखिए धारा 7 में क्या है, और धारा 8 में क्या है, धारा 11 में क्या है, धारा 14 में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो ऑप्शन सी है, जो हमारा यहाँ पे 3 है, इसका संबंध होगा ए से। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रयोजन को। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न यह है कि क्या ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वे चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए सुसंगत हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी धारा 7 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न यह है कि क्या ए ने बै को लूटा? निम्नलिखित में से कौन से विकल्प के अंतर्गत यह तथ्य सुसंगत होगा कि लूट के तुरंत पूर्व वह अपने साथ पैसे लेकर मेले में गया
तथा उसने इसे किसी अन्य को दिखाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी धारा 7 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। सूची 1 को सूची बी से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, एक तरफ हमारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारी सेक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये देख सकते हैं। और इसमें नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे सेक्शन 7 में क्या है, सेक्शन 6 में क्या है, 8 में क्या है और 9 में क्या है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत मंतव्य हेतुक अत्यधिक सुसंगत हो जाता है उन प्रकरणों में जो आधारित होते हैं पर डैश, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य अर्थात सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत क्या सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार निम्नलिखित तथ्य सुसंगत है। हेतुक तैयारी करना, पूर्व या पश्चात का आचरण। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। पक्षकारों का आचरण सुसंगत होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धारा 8 साक्ष्य अधिनियम में पक्षकारों का आचरण सुसंगत होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में निम्नलिखित में कौन सी शब्दावली सुसंगतता के लिए सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशय। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, अर्थात हेतुक, तैयारी और आचरण। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में सुसंगतता के लिए निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशय। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न यह है कि क्या कै बलात्संग की क्या बलात्संग किया गया था। यह तथ्य कि बिना शिकायत परिवाद किए उसने कहा कि उसके साथ बलात्संग किया गया है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य में सुसंगत नहीं होगा। चलिए उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई परिवाद किए बिना लूट के कथन का साक्ष्य। प्रश्न नंबर 45। अभियुक्त का आचरण सुसंगत है अंतर्गत, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अभियुक्त का आचरण सुसंगत है, अंतर्गत धारा 8। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 46। विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। ख की मृत्यु से पूर्व क ने ऐसा विष उपाप्त किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुसंगत है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 47। एक मामले में अनुसंधान के दौरान